हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने इसका पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें क्लास 6 की गृह शिल्प में हम लोगों ने लेसन 1 से लेकर लेसन 7 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग लेसन 8 पढ़ेंगे, कढ़ाई कला। तो इसी को हम लोग देखते हैं, तो देख लेते, स्टार्ट करते हैं। तो सुई तथा रंगीन धागों से वस्त्रों पर नमूना बनाने को ही कढ़ाई कहते हैं। तो जो सुई होती है और जो रंगीन धागे होते हैं, उससे क्या वस्त्रों पे नमूना बनाने को क्या कहेंगे, कढ़ाई। ठीक है। तो कढ़ाई कला बहुत उपयोगी कला है, इसका ज्ञान बहुत लाभदायक है। कढ़ाई के द्वारा हम विभिन्न वस्त्रों की सजावट करके उसकी सुंदरता, शोभा, आकर्षण बढ़ाते हैं। बाजार में कढ़े हुए वस्त्र महंगे मिलते हैं, हम घर पर कम पैसों में कढ़ाई करके अपने वस्त्रों की सजावट कर सकते हैं। ठीक है। तो कढ़ाई के प्रकार तो देखिए, मशीन के द्वारा और हाथ के द्वारा कढ़ाई होती है। तो मशीन के द्वारा विभिन्न प्रकार की कढ़ाई मशीनों द्वारा की जाती है, इसके लिए बाजार से मशीन खरीदना पड़ता है। हाथ के द्वारा कढ़ाई में यह विधि सस्ती, सरल, सुलभ है। इसमें हम सुई, रंगीन धागा, फ्रेम आदि की सहायता से मनचाहे वस्त्र जैसे मेज पोस्ट, तकिए का गिलाफ, रुमाल आदि पर कढ़ाई करते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं जो कढ़ाई है उसमें प्रयुक्त उपकरण कौन कौन से हैं। तो पहला आता है वस्त्र। जिस वस्त्र पर, जिस क्लॉथ पर, ठीक है, जिस वस्त्र पर, ठीक है, कढ़ाई करना है, जैसे मेज पोस्ट, चादर, तकिए का गिलाफ, ठीक है, आदि। कढ़ाई के लिए पक्के रंग का वस्त्र लेना चाहिए। नमूना या डिजाइन। नमूना भी वस्त्र के अनुसार छोटा या बड़ा होना चाहिए। रुमाल के लिए छोटा नमूना और मेज पोस्ट के लिए बड़ा नमूना हो। ट्रेसिंग पेपर, यह पतला कागज होता है, चित्र पर रखने से चित्र दिखाई देता है, इसलिए इसे नमूने के ऊपर रखकर नमूना उतारते हैं। फिर कार्बन पेपर, इसे कपड़े पर नमूना छापते हैं। कार्बन पेपर कई रंग के होते हैं, लाल, नीला, काला, सफ़ेद आदि। गहरे नीले, काले वस्त्र पर लाल या सफ़ेद कार्बन पेपर से छापते हैं। हल्के रंग के वस्त्र पर काले, नीले कार्बन पेपर से छापते हैं। ठीक है। पेंसिल, यह नमूना उतारने और छापने के काम आता है। सुई, सुई कई प्रकार की होती है, पतली सुई, मोटी सुई, मैटी की सुई, रजाई सिलने की सुई। साधारण वस्त्र पर कढ़ाई करने के लिए पतली सुई का प्रयोग करते हैं, मैटी के लिए मैटी की सुई प्रयोग करते हैं। ठीक है। धागा, विभिन्न प्रकार के रंगीन धागे कढ़ाई के काम आते हैं। फ्रेम, फ्रेम या लकड़ी या प्लास्टिक का गोल अड्डा होता है, जिसे फ्रेम कहते हैं। इसमें लगा के कपड़े को तान देते हैं, जिससे कढ़ाई करने में क्या होती है, सुविधा होती है। छोटी कैंची धागा काटने का काम आता है। बैग या थैला, थैले में कढ़ाई के सभी सामान एकत्रित रखते हैं ताकि सामान सुरक्षित और साफ रहे। वस्त्र पे नमूना उतारने या छापने की विधि, तो इसमें कार्बन पेपर, लकड़ी के ठप्पों, महीन कपड़ों के नमूनों के ऊपर रखकर पेंसिल से नमूना छाप लेते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि कढ़ाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ये है कि नमूना वस्त्र के अनुकूल हो। छोटे वस्त्र पर छोटे नमूने, बड़े वस्त्रों पर बड़े नमूने बनाते हैं। धागों के रंगों का उचित चुनाव करना चाहिए। फूल के लिए लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी, बैंगनी रंग के हल्के गहरे रंग का प्रयोग करें। पत्ती के लिए हरे रंग का प्रयोग करें। धागों का रंग पक्का और चमकदार होना चाहिए। गांठ नहीं दिखनी चाहिए। धागे की गांठ को कढ़ाई में छुपा देते हैं। टाँके मजबूत हो ताकि कढ़ाई खुल ना पाए। ठीक है। हाथ धोकर साफ हाथों से कढ़ाई करें। सुई में धागा छोटा डालना चाहिए, बड़ा धागा डालने से कढ़ाई करते समय वह उलझ जाता है। ठीक है। कढ़ाई का ज्ञान हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। इसका फैशन भी पुराना नहीं होता है, इसका आकर्षण भी कभी कम नहीं होता है। अब कढ़ाई के लाभ। घर के विभिन्न कमरों में प्रयुक्त होने वाले वस्त्रों की सजावट। ठीक है। घर के विभिन्न कमरों में प्रयुक्त होने वाले वस्त्रों की सजावट कढ़ाई के द्वारा करते हैं, जैसे बैठक के दीवान की चादर, मेज पोस्ट, सोफा कवर, कुशन कवर, ठीक है, मसनद, ठीक है, कवर आदि पर सुंदर सी कढ़ाई करने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। खाने की मेज को सुंदर और सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर बिछाने के लिए मेज पोस्ट और टेबल मैट्स पर कढ़ाई करते हैं।
खुली अलमारी के पर्दे, शीशा कवर, ड्रेसिंग टेबल कवर पर कढ़ाई करने से वस्त्र, कमरा और घर सबकी शोभा बढ़ जाती है। पहनने वाले वस्त्र सलवार सूट, साड़ी, ब्लाउज, बच्चों के वस्त्र, फ्रॉक, झबला, स्कार्फ, बिब आदि पर कढ़ाई करने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। कढ़े हुए वस्त्र सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। खाली समय का उपयोग कर सकते हैं और धन कमा सकते हैं। मन चाहे वस्त्र पर मन चाही डिजाइन काट सकते हैं। वस्त्रों को सुंदर आकर्षण बनाने के लिए कढ़ाई उत्तम साधन है। कढ़ाई करने के लिए अनेक टाकों या स्टिच का प्रयोग करते हैं, कच्चा टाका, काथा स्टिच, स्टेम स्टिच, ठीक है, चेन स्टिच, बटन होल स्टिच, लेजी डेजी, कश्मीरी स्टिच, साटन स्टिच, क्रॉस स्टिच, ठीक है, आदि। अभी हम लोग चेन स्टिच, स्टेम स्टिच, लेजी डेजी, बटन होल स्टिच से कढ़ाई करना सीखेंगे, ठीक है। चेन स्टिच इसे जंजीरा कढ़ाई भी कहते हैं। इसे फूल पत्ती का बाहरी किनारा और फूल पत्ती को भर के बनाते हैं। ये देखिए, ये है चेन स्टिच, ठीक है। इसमें एक ही ये देखिए बिंदु पर दोबारा सुई घुसेकर आगे की ओर सुई, ठीक है, को धागे के ऊपर से निकालते हैं और यही क्रिया दोहराने से चेन स्टिच बन जाती है। और ध्यान रखें टाके एक बराबर ही हो, ठीक है। फिर है स्टेम स्टिच, ठीक है, तो इसे उल्टी बखिया भी कहते हैं। सीधी तरफ हाथ से बखिया करके उल्टी तरफ देखो, जो कढ़ाई की लाइन दिखाई देगी उसे ही उल्टी बखिया या स्टेम स्टिच कहते हैं। इसे बनाने के लिए नीचे की ओर से सुई घुसेकर ऊपर की ओर निकालते हैं, यही क्रिया दोहराते हैं, ठीक है। ये स्टेम स्टिच है, ये देखिए। फिर लेजी डेजी कढ़ाई, ये देखिए लेजी डेजी कढ़ाई। इस कढ़ाई में हम छोटे बड़े फूल पत्ती बना सकते हैं। इसका टाका भी चेन स्टिच की तरह लेते हैं। यह कढ़ाई चादर, मेजपोश, तकिया, गिलाफ, रुमाल आदि किसी भी वस्तु पर कर सकते हैं। बटन होल स्टिच, इसका टाका काज स्टिच की तरह से लेते हैं, ठीक है। बटन होल स्टिच देख लीजिए, ये है कढ़ाई, ठीक है। एक ही बिंदु पर बार बार सुई घुसेकर सुई के आगे धागा के गोलाई से बनाते हैं। इससे छोटे छोटे फूल और फूलों का गुच्छा बना सकते हैं। इस चीज़ से बच्चों के वस्त्रों पर कढ़ाई अति सुंदर लगती है और इस कढ़ाई से केवल फूल बनाते हैं। ये है बटन होल स्टिच, ठीक है। अब आपका आता है बुनाई कला। तो अब बुनाई कला क्या है, देखिए, ठंड से अपने शरीर की सुरक्षा करने के लिए हम जाड़े में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल जो ऊन से बने होते हैं। घर पे हम ऊनी वस्त्र जैसे स्वेटर, टोपा, मोजा इत्यादि आसानी से कम पैसों में बना सकते हैं, जो सस्ते और टिकाऊ होते हैं, ठीक है। ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है। भेड़ के बाल से ही ऊन बनाया जाता है। भेड़ के ये बाल ठंड से उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार बकरी, ऊँट, खरगोश आदि के बालों से ऊन बनाया जाता है। मेरेनो एवं अंगोरा जाति की भेड़ों से अच्छी किस्म का ऊन प्राप्त होता है। साल में एक बार भेड़ के बाल काटे जाते हैं। जब जाड़े का मौसम समाप्त होता है और गर्मी आने को होती है, तब भेड़ों को बालों की ज़रूरत नहीं होती है। उसी समय भेड़ के बालों को बड़ी बड़ी कैंचियों और बाल काटने की मशीन द्वारा काट लिया जाता है। इन बालों में कांटे, गंदगी, चिकनाई होती है। बालों को साफ करने के लिए उन्हें समेटकर सुतलियों से बांध दिया जाता है। अब इस ऊन की सफाई की जाती है। इसके बाद मशीनों की सहायता से ऊन की ऐंठन निकाली जाती है। अंत में इस धागे के रूप में काट लिया जाता है और इसी ऊनी धागे से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। बालों से दो प्रकार के ऊनी धागे बनाए जाते हैं, एक ऊन, एक महीन ऊनी धागा। ऊन, इससे घर में स्वेटर, टोपा, मोजा इत्यादि बनाया जाता है। और महीन ऊनी धागा, इससे विभिन्न प्रकार के कपड़े मशीनों द्वारा बुने जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं बुनाई का अर्थ। बुनाई का अर्थ केवल यह नहीं होता कि वस्त्र सिलाइयों द्वारा बुनकर पहन लिया जाए। कलात्मक ढंग से ऊन द्वारा फंदे बनाकर सिलाइयों के माध्यम से डिजाइनरदार वस्त्र तैयार करना ही बुनाई है।
स्वेटर, तोपा, मोजा, कार्डिगन, जैकेट, फ्रॉक आदि ऊनी वस्त्र इस कला के द्वारा तैयार किए जाते हैं। बुनाई के दो प्रकार होते हैं। ऊनी वस्त्र दो प्रकार से बुने जाते हैं, हाथ द्वारा, मशीन द्वारा। हाथ द्वारा बुने वस्त्र सस्ते और टिकाऊ होते हैं। मशीन द्वारा बुने वस्त्र महंगे होते हैं व इन्हें दोबारा उधेड़ बुनना भी संभव नहीं होता है। ठीक है। ऊन का चुनाव, तो ऊनी वस्त्र तैयार करने के लिए ऊन का अपना विशेष स्थान है, इसलिए बुनाई में हमेशा अच्छे ऊन का प्रयोग करना चाहिए। बुनाई के लिए ऊन का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ऊन खरीदते समय पहनने वाले की आयु, रंग आदि का ध्यान रखना। ठीक है। बच्चों के लिए सदैव मुलायम ऊन खरीदें। ऊन हमेशा दिन में ही खरीदें जिससे रंग और गुण समझ में आए। अच्छा ऊन हल्का मुलायम होता है और उसकी लंबाई भी अधिक होती है। मोटा सस्ता ऊन उत्तम ऊन की अपेक्षा कम गर्म होता है, अधिक लगता है। शिशु और छोटे बच्चों के लिए मुलायम और चटक रंग के ऊन का चुनाव करना चाहिए। फिर सिलाइयाँ का चुनाव, तो बाजार में कई प्रकार की ऊन व स्वेटर आदि बुनने वाली सिलाइयाँ मिलती हैं। ठीक है। बुनाई में अच्छे किस्म की सिलाई का ही प्रयोग करना चाहिए जो चिकनी नोकदार हो। ठीक है। कालिक ना छोड़ती हो। साधारणतः पतले ऊन के लिए पतली जैसे 11 से लेकर 12 नंबर की सिलाइयाँ, मोटे ऊन के लिए 9 से लेकर 10 नंबर की सिलाइयाँ, लिख लीजिए ये इम्पोर्टेंट है। अधिक मोटे ऊन के लिए 6 से लेकर 8 नंबर की सिलाइयों का प्रयोग करना चाहिए। स्वेटर का बॉर्डर अधिकांशतः 11 या 12 नंबर की सिलाई से बुना जाता है। फिर स्वयं बुनाई से लाभ, तो क्या होता है इसमें, अपने मनपसंद रंग और डिजाइन के वस्त्र बना सकते हैं। उचित नाप का स्वेटर बना सकते हैं जो ना अधिक ढीला हो ना बहुत कसा हो। स्वयं बुना हुआ वस्त्र कम दाम में तैयार हो जाता है। छोटा होने पर खुलकर दोबारा बुनाई कर सकते हैं। समय का सदुपयोग होता है, धन कमा सकते हैं। फिर ऊन का गोला बनाना, बुनाई करने से पहले लच्छी का गोला बना लेते हैं। गोला बनाते समय सावधानीपूर्वक दोनों पैरों के घुटनों में या किसी दूसरे के हाथ में ऊन की लच्छी को फंसाकर धीरे धीरे हाथों से ढीला लपेटते हुए गोला बनाना चाहिए। ऊन को बहुत कस के नहीं लपेटना चाहिए। अब ऊनी वस्त्रों को बुनते समय ध्यान रखने वाली बातें, बुनाई के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी की सिलाई का इस्तेमाल करें। सिलाइयों को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें, अन्यथा दुर्घटना होने का डर बना रहता है। हमेशा साफ हाथ से बुनाई करें। ऊन को गंदा होने से बचाने के लिए हमेशा बैग में रखें। बुनाई हमेशा पर्याप्त रोशनी में करें। कम रोशनी में बुनाई से आँखों पर जोर पड़ता है। ठीक है। स्वेटर का बॉर्डर है वो गले व मुड्ढे का बॉर्डर बुनते समय 11 और 12 नंबर की सिलाई का प्रयोग करें। लिख लीजिए इस बात को, इम्पोर्टेंट है। बॉर्डर के फंदे हमेशा दोहरी ऊन से डालें। जो बॉर्डर के फंदे हैं वो किससे, तो बॉर्डर के फंदे हमेशा दोहरी ऊन से डालें। फिर बुनाई करने से पहले कुछ जरूरी बातें सीखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। जिसमें फंदा डालना, सीधा व उल्टा फंदा बुनना, फंदा बनाना, फंदा घटाना, फंदा उठाना, फंदा उतारना, फंदा बंद करना प्रमुख है। देखिए ऊन की लच्छी से गोला बनाना, देखिए ऊन की लच्छी से, देखिए ऐसी लच्छी, इसे गोला बनना है। ठीक है। अब फंदा डालना, सिलाई पे फंदा डालने की विधि, देखिए फंदा डाला जा रहा है। ठीक है। तो आपको जितना फंदा डालना है उतना ही ऊन अंदाजे से ले लें। अब एक सरकने वाली गांठ सिलाई पर चढ़ाकर दाहिने हाथ से सिलाई पकड़ते हुए बाएं हाथ के अंगूठे पर ऊन चढ़ाकर दाहिने हाथ वाली सिलाई पर लूप बनाते हैं। इसके बाद गोले की तरफ वाली ऊन को दाहिने हाथ वाली सिलाई के ऊपर से घुमाकर उसे उलटकर अंगूठे वाली लूप के अंदर से निकालिए। इस प्रकार अब आपका फंदा सिलाई पर बन जाता है। फंदे दो प्रकार के होते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। ठीक है। तो सीधा फंदा क्या होता है, सीधा फंदा बुनते समय खाली सिलाई को दाहिने हाथ में तथा फंदे वाली सिलाई को बाएं हाथ में पकड़े। इसके बाद दाहिने हाथ की खाली सिलाई को बाएं हाथ की सिलाई के फंदे में नीचे की ओर और घुमाकर ऊन को एक बार बढ़ाकर फंदे के अंदर से निकालें। इसके बाद बाएं हाथ की सिलाई से फंदे को गिरा दें। इस प्रकार सीधा फंदा बुना गया है। फिर उल्टा फंदा, उल्टे फंदे में दाएं हाथ की सिलाई को फंदे के बीच में से नीचे की ओर निकालते हुए अपनी ओर लाएं।
सिलाई की नोक पर ऊन को एक बार लपेटें और उसका लूप बनाते हुए उसे बाएं हाथ की सिलाई के फंदे में से गिराते हुए निकाल लें। इस प्रकार यह फंदा उल्टा बुना गया है। ठीक है। फंदे बढ़ाना। फंदे बढ़ाने में क्या है, ऊन से स्वयं बुनने वाले वस्त्रों जैसे टोपा, मोजा, फ्रॉक, झालर आदि में उचित आकार लाने के लिए फंदे बढ़ाने पड़ते हैं। यह कोई कठिन काम नहीं है। फंदे बढ़ाना बहुत सरल है। फंदे दो प्रकार से बढ़ाते हैं, एक जाली द्वारा फंदे बढ़ाना और एक फंदे में से 2 बार बुनना। जाली द्वारा फंदे बढ़ाना, इस विधि में ऊन को सिलाई के आगे करके सीधा बुनने से सिलाई पर ऊन चढ़ जाता है। इसे उल्टी तरफ से उल्टा बुन लेते हैं। इस प्रकार जाली द्वारा फंदा बढ़ाया जाता है। बच्चों की टोपी में इसी प्रकार से फंदा बढ़ाते हैं। फिर एक फंदे में 2 बार बुनना। स्वेटर आस्तीन में फंदे बढ़ाने के लिए किनारे की ओर फंदा बढ़ाने के लिए अंतिम फंदे के पूर्व वाले फंदे को 2 बार बुनते हैं। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार बराबर दूरी पर फंदे बनाने से आकार सही आ जाता है। फिर बच्चे की टोपी में झालर बनाने के लिए एक फंदे में 3 फंदा बढ़ाते हैं। इसके लिए एक फंदे में एक बार सीधा, फिर उसी में उल्टा, फिर उसी में सीधा बुनने से 2 फंदे बढ़ जाते हैं। फिर है फंदे घटाना। ठीक है। तो ये गले के फंदे घटाने की विधि है और ये बाह का फंदा घटाना। ठीक है। तो स्वेटर की बगल या गोल गला घटाने के 2 फंदे बुनकर पहले फंदे को दूसरे के ऊपर से उतार देते हैं। फिर तीसरा फंदा बुनकर दूसरे फंदे को उसके ऊपर से गिरा देते हैं। इस प्रकार फंदा घट जाता है। इस प्रकार हम केवल एक फंदे या कई फंदा घटा सकते हैं। तीरछा घटाने के लिए किनारे से 2 फंदे को फंदों को एक कर देते हैं बराबर दूरी पर। इस प्रकार घटाने से तीरछा घटता है। फिर फंदे उठाना। स्वेटर का गला बाह बनाने के लिए फंदा उठाना पड़ता है। ठीक है। इसमें दाहिने हाथ की सिलाई की नोक की सहायता से बुने हुए भाग के किनारे पे फंदा अंडा डाल के उसकी नोक से एक फंदा बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार फंदे उठाते हैं। फिर फंदे बंद करना। जब ऊनी वस्त्र, स्वेटर, फ्रॉक आदि बनाकर पूरा हो जाता है तो फंदे बंद कर दिए जाते हैं। पहला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से गिराते हैं। इस क्रिया को आगे दोहराने से सभी फंदे बंद हो जाते हैं। ठीक है। अब बुनाई डालना या डिजाइन बनाना। ठीक है। तो मोती दाना की बुनाई यानी साबूदाना की बुनाई। ठीक है। तो इस बुनाई को साबूदाना या धनिया की बुनाई भी कहते हैं। इस बुनाई में पहले पंक्ति में जो फंदा सीधा होता है उसे उल्टा और फंदा उल्टा बुना होता है उसे सीधा बुनना चाहिए। इस प्रकार बुनाई करने से जो डिजाइन बन जाती है उसे मोती दाना की बुनाई कहते हैं। बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक, मोजा इत्यादि में इस बुनाई को डालते हैं। छोटे बच्चों की ऊनी टोपियाँ। शिशुओं तथा छोटे बच्चों को पैर से तथा छाती को ठंड से बचाने के लिए क्या ऊनी टोपी की ज़रूरत होती है। तो ये इसकी विधि है। आपको देखना हो देख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हाँ नंबर देख लीजिएगा इसका कौन सिलाई नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। अब आपका आता है पाक कला। ठीक है। तो पाकशाला के प्रबंध। ठीक है। तो इसमें क्या है, पाकशाला क्या है। ठीक है। तो वह स्थान जहाँ पर आपके लिए खाना नाश्ता पकाया जाता है उसे पाकशाला या रसोई घर के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। तो पाकशाला में किए जाने वाले कार्य, इसमें बाजार से वस्तुओं का आना, सामग्री का संचय करना, भोजन बनाने की तैयारी, भोजन पकाना, भोजन परोसना। इस प्रकार पाकशाला में बाजार से वस्तु खरीद कर उसका संचय किया जाता है। भोजन पकाने से पूर्व उसकी तैयारी और पकने के पश्चात भोजन परोसने का कार्य किया जाता है। पाकशाला के प्रकार। तो पाकशाला प्रत्येक घर में परिवार के सदस्यों की संख्या और घर की स्थिति के अनुसार छोटी या बड़ी पाकशाला अवश्य होती है। पाकशाला का चयन हम अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। पाकशाला 2 प्रकार की होती है, भारतीय और विदेशी। ठीक है। भारतीय शैली तो यह अत्यंत प्राचीन है। इसमें भोजन पकाने की व्यवस्था जमीन पर की जाती है। परिवार के सदस्यों को
पटरे पर बैठाकर अथवा आसन बिछाकर भोजन परोसा जाता है। खाना पकाने के लिए सुविधाजनक चूल्हे, अंगूठी, स्टोव, गैस को प्रयोग किया जाता है। इस शैली में खाना पकाने का कार्य पटरे पर बैठकर किया जाता है। ये देखिए भारतीय शैली में खाना पकाती महिला। ठीक है। विदेशी शैली में क्या होता है? विदेशी शैली में आधुनिक शैली है। ठीक है। इसमें भोजन खड़े होकर पकाया जाता है। समानता इस व्यवस्था में ईंधन के लिए गैस के चूल्हे को ऊंचे चबूतरे पर रखकर भोजन पकाने की व्यवस्था की जाती है। इसमें पाकशाला की आवश्यक सामग्रियां रखने हेतु विभिन्न आकार प्रकार की अलमारियों का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये विदेशी शैली। ठीक है। फिर ध्यान रखने योग्य बातें। पहली, पाकशाला का आकार ना तो बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत बड़ा। पाकशाला में प्रकाश का अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए। पाकशाला ऐसी जगह हो जहाँ शुद्ध वायु का आवागमन हो सके। पानी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। खाद्य सामग्री इस प्रकार रखी जानी चाहिए कि खाना बनाने वाले उसे आसानी से प्रयोग में ला सके। यदि चूल्हे और अंगूठी का प्रयोग किया जाता है तो धुआं निकालने के लिए चिमनी की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। पाकशाला का फर्श व एवं नालियाँ साफ होनी चाहिए। ठीक है। खाद्य पदार्थ बनाते समय निकलने वाले कूड़े को कूड़ेदान में डालने के लिए ढक्कनदार कूड़ेदान की व्यवस्था होनी चाहिए। ईंधन, देखिए, जिस वस्तु को आग की सहायता से जला के उसकी गर्मी से भोजन को विविध रूपों में पकाया जाता है उसे ईंधन कहते हैं। तो क्या, जिस वस्तु को आग की सहायता से जला के उसकी गर्मी से भोजन को विविध रूपों में पकाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ठीक है। ईंधन के प्रकार ठोस, बुरादा, तरल गैस और विद्युत। ठीक है। ठोस ईंधन। ठोस ईंधन के अंतर्गत लकड़ी, कंडा, पत्थर का कोयला, लकड़ी का कोयला आदि आते हैं। ठीक है। ठोस ईंधन का प्रयोग, तो ठोस ईंधन का प्रयोग चूल्हे, अंगूठियों में किया जाता है। चूल्हों में आग जलाने के लिए लकड़ी के छोटे टुकड़े अथवा कंडे के टुकड़े प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें लकड़ी या कंडे रखने के पश्चात उसके ऊपर मिट्टी या तेल या कागज में माचिस से आग लगाकर जलाया जाता है। चूल्हे 3 प्रकार के होते हैं: सादा या एक मुंह का चूल्हा, 2 मुंह का चूल्हा, हैदराबादी चूल्हा। ठीक है। तो देख लीजिए, ये सादा एक मुंह का चूल्हा, ये 2 मुंह का चूल्हा, ये देख रहे हैं, और ये हैदराबादी चूल्हा। ठीक है। चूल्हे के प्रयोग में की जाने वाली सावधानियाँ: लकड़ी या कंडे सूखे होने चाहिए। आग तेज चलाने हेतु फुकनी का प्रयोग करना चाहिए। भोजन पकाते समय सूती वस्त्र पहनने चाहिए। रसोई में ऊपर की ओर रोशनदान होना चाहिए। धुआं निकलने के लिए चूल्हे में चिमनी लगी हो। भोजन पकाने के पश्चात चूल्हे में पानी छिड़ककर आग बुझा देनी चाहिए। गैस का चूल्हा, यह विज्ञान की देन है। गैस को 1 अथवा 2 बर्नर वाले चूल्हे में रेगुलेटर की सहायता से सिलेंडर में जोड़कर प्रयोग किया जाता है। रेगुलेटर में एक नॉब लगी होती है जिसे ऊपर करने पर गैस चूल्हे तक पहुंचती है और नॉब नीचे करने पर गैस सिलेंडर में बंद हो जाती है। फिर चूल्हे तक नहीं पहुंचती है। ठीक है। सावधानी, गैस का चूल्हा प्रयोग करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना है। प्रयोग करने से पहले सिलेंडर का वाल्व देख लेना है। प्रयोग करने के बाद गैस रेगुलेटर से नॉब द्वारा अवश्य बंद कर देना है। गैस का चूल्हा सिलेंडर से थोड़ा ऊंचा रखा जाए। गैस की रबर वाली नली, पाइप, नॉब, बर्नर खराब होने पर तुरंत जांच कर बदला देनी चाहिए। अब स्टोव तरल ईंधन के अंतर्गत आता है। तरल ईंधन में मिट्टी का तेल प्रयोग में लाया जाता है। स्टोव विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे पंप वाला स्टोव, बत्ती वाला स्टोव। ठीक है। पंप अथवा बत्ती वाला स्टोव प्रयोग करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। स्टोव में तेल छान कर भरना चाहिए। टंकी को कभी पूरा नहीं भरना चाहिए। बर्नर के छेद को पिन से खोलने हेतु पिन बहुत पास से नहीं पकड़नी चाहिए। यदि स्टोव ज़रा गर्म हो तो उसे बंद करके ठंडा हो जाने में पुनः प्रयोग करना चाहिए।
बत्ती वाला स्टोव सीलन में नहीं रखना चाहिए, वरना उसमें जल्दी जंग लग जाती है। बत्तियाँ छोटी हो जाने पर बदल देनी चाहिए। फिर अंगीठी। अंगीठी दो प्रकार की होती है, कोयले की अंगूठी, बुरादे की अंगीठी। ये कोयले की अंगूठी और बुरादे की अंगूठी। सावधानी, पत्थर या बुरादे की अंगूठियाँ प्रयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी? तो पहला है, पत्थर की कोयले की जलती अंगूठी कमरे के अंदर नहीं रखनी चाहिए। कोयले की राख को थोड़ी थोड़ी देर के पश्चात लोहे की छत से झाड़ देना चाहिए। बुरादे की अंगूठी को खूब अच्छी तरह से भरना चाहिए, जिससे बुरादा खाना पकाते समय ढीला होकर जल्दी नीचे नहीं गिरने पाता। खाना पकाने के बाद अंगूठी खाली करके पुनः जब भरनी हो तो ध्यान रखना चाहिए कि निकाले गए बुरादे में कोई चिंगारी शेष ना रह जाए। ठीक है, क्योंकि बुरादा धीरे धीरे सुलग कर आग पकड़ सकता है। हीटर, विद्युत ईंधन से चलने वाले यंत्र हीटर, टोस्टर आदि होते हैं। इसको जलाने के लिए तार में प्लग लगाकर एक स्विच बोर्ड से एक सिरा दूसरे सिरा हीटर से लगा दिया जाता है। फिर स्विच ऑन करने या चलाने पर हीटर का एलिमेंट लाल हो जाता है। फिर सावधानियाँ, पानी से हाथ गीले होने के बाद हीटर का प्लग न छुए। हीटर पर साफ बर्तन पोंछ कर रख देना चाहिए। उसके पश्चात हीटर का स्विच ऑन करना चाहिए। बिजली का तार जो हीटर को चलाने में सहायक हो, ठीक है, कटा नहीं होना चाहिए। खाना पकाने के पश्चात प्लग बंद करके बर्तन उतारने चाहिए। ईंधन की मितव्ययता, भोजन पकाने में ईंधन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, अतः हमारे लिए यह नितांत आवश्यक है कि ईंधन व्यर्थ में जलाकर नष्ट ना करें। इसके लिए हमें निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे ईंधन को बचत के साथ साथ समय और धन की भी बचत संभव होगी। भोजन पकाने से पूर्व भोजन की संपूर्ण तैयारी अवश्य कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही ईंधन जलाना चाहिए। ठीक है, यदि चूल्हे का प्रयोग करना ही है तो क्या करना है हमको? यदि चूल्हे का प्रयोग करना ही है तो दो मुंह वाले चूल्हे का प्रयोग में लाना चाहिए, जिससे एक ही समय में दो वस्तुओं को तैयार किया जा सके। पत्थर के कोयले की राख में मिट्टी, गोबर डालकर उससे बने गोले का प्रयोग हम कोयले की तरह कर सकते हैं। फिर गीली व सूखी वस्तुओं के नाप तौल का ज्ञान। अब हम लोग जानेंगे गीली और सूखी वस्तुओं के नाप तोल का क्या ज्ञान है, ये हम लोग जानेंगे। तो प्रतिदिन की खाने की वस्तुओं में कुछ सूखी और कुछ गीली वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हमें गीली और सूखी वस्तुओं के नाप तोल की जानकारी होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब हमें नाप तोल के पैमानों का ज्ञान हो। इससे हम वस्तुओं को उचित मात्रा में प्रयोग कर समय, श्रम और ईंधन की बचत कर सकते हैं। नाप तोल की परिभाषा। ठीक है, तो जब हम खाद्य पदार्थों की मात्रा कटोरी, गिलास, कप की सहायता से ज्ञात करते हैं तब हम उसे नाप कहते हैं। इस प्रकार जब खाद्य पदार्थों की मात्रा तराजू की सहायता से ज्ञात करते हैं तब उसे तौल कहते हैं। ठीक है, तो नाप तौल में प्रयुक्त वस्तुएं देख लीजिए, नाप तौल में प्रयुक्त होती है वस्तुएं। अब आप लोग देख लीजिए अपने आप ही नाप तौल के क्या पैमाने हैं, ये नाप के और ये तौल के, ये सब नाप के हैं, देख लीजिए। ठीक है, और ये तौल के हैं। ठीक है, इनको एक बार देख लीजिएगा। फिर खाद्य पदार्थ जैसे आटा, दाल, चावल आदि को नापने के लिए कटोरी का प्रयोग किया जाता है। कप की सहायता से परिवार के सदस्यों के लिए चाय बनाने, दूध नाप कर डालने व सब्जी बनाने में पानी डालने में किया जाता है। तरल व ठोस पदार्थों को नापने के लिए गिलास की सहायता ले सकते हैं, जैसे दूध, दही, दाल, चावल, आटा। समांतर छोटे चम्मचों का प्रयोग चाय, चीनी, हल्दी, धनिया, बड़े चमचों का प्रयोग घी, तेल नापने के लिए किया जाता है। तराजू की सहायता से ठोस पदार्थों के अतिरिक्त
धातुओं जैसे लोहा, तांबा, पीतल की माप को ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ ही अनाज, सब्जियों, फल, मेवों, मसालों को तौलने के लिए तराजू का प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थों की नाप संदर्भ लीटर से की जाती है। इसमें हम दूध, दही, सरसों का तेल, घी, मिट्टी के तेल आदि की माप ले सकते हैं। दाल बनाना देखिए, ठीक है। तो दाल कई प्रकार की होती है, जैसे अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, ठीक है। तो अरहर की दाल बनाना, तो ये ऐसे ही आप देख लीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, चावल पकाना बता रहे हैं। चाय बनाना, साबूदाना बनाना, देख लीजिए एक बार, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। मीठा साबूदाना बनाना, टमाटर का सूप बनाना, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। सब्जियों का सूप, अब आ जाता है गृह प्रबंध, ठीक है। तो गृह प्रबंध क्या है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट होगा यही है सब, ठीक है। इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट लाइन मुझे नहीं दिख रही है, इसलिए मैं बढ़ रही हूँ आगे। हाँ, यहाँ है, देखिए क्या है। तो घर के सभी सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता तथा उनका उचित रखरखाव ही गृह प्रबंध है। तो घर के सभी सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता और उनका जो उचित रखरखाव है वो क्या है, गृह प्रबंध, ठीक है। या घर की समस्त वस्तुओं का उनके उपयोग के अनुसार घर में रखरखाव करना ही गृह प्रबंध है, ठीक है। कुछ विशेष बातें, भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना गृह प्रबंध के लिए आवश्यक है। गृह प्रबंध का सीधा संबंध हमारी सोच, हमारी आदतों से होता है। ये आदतें हमें अपने अंदर स्वयं ही विकसित करनी होंगी। अच्छे गृह प्रबंध के लिए घर के सभी सदस्यों को एक दूसरे की आदतों के बारे में बात करते रहना चाहिए। गृह प्रबंध के लिए हमें वस्तुओं का प्रयोग के तौर तरीकों की भी गृह प्रबंध के लिए हमें वस्तुओं के प्रयोग के तौर तरीकों को भी जानना चाहिए। घर में जब भी कोई नई वस्तु आए, घर के सभी सदस्यों को उसके प्रयोग के तरीकों के बारे में जान लेना चाहिए। घर के उचित प्रबंधन में समय पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घर के सभी सदस्यों को नित्य कर्म, नाश्ता, भोजन आदि निर्धारित समय पर ही करना चाहिए। दैनिक में कमरे का फर्श, बर्तन सफाई का कार्य क्या है, झाड़ू, पोछा, लिपाई करना, बर्तन धोने के पाउडर से लकड़ी के पटरे पर रख के हल्के हाथ से मांजना, फिर साफ पानी से धोना। साप्ताहिक में चादर, तौलिया, डिटर्जेंट या साबुन के घोल में भिगोना या पुनः निथारना। फिर मासिक में रसोई के डिब्बे हैं, पुस्तकें, ठीक है, रसोई के डिब्बे साफ कपड़े से पोंछना, नए कवर चढ़ाना पुस्तकों में। वार्षिक में घर की दीवारों पर पुताई कराना। अब धुलाई कला, ठीक है। तो क्या भैया, हम लोग क्या कपड़े पहनेंगे तो धुलाई तो करनी ही पड़ेगी, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे धुलाई कला। तो देखिए, वस्त्रों की धुलाई करने के क्या कारण होते हैं। वस्त्रों की सफाई के लिए, दुर्गंध दूर करने के लिए, कपड़ों की सुंदरता के लिए, कपड़ों की सुरक्षा के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, व्यक्तित्व में निखार के लिए। वस्त्रों को धोने से लाभ क्या होते हैं। तो वस्त्रों को धोने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। वस्त्र सुंदर दिखते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। साफ सुथरे कपड़े पहनने से मन प्रसन्न रहता है। दूसरों के साथ उठने बैठने, बातचीत करने से हिचक नहीं महसूस होती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का वस्त्रों की सफाई से अटूट संबंध है। अतः पहनने, ओढ़ने और बिछाने व अन्य उपयोग में आने वाले वस्त्रों की नियमित धुलाई आवश्यक है।
वस्त्रों को धोने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें। सफ़ेद और रंगीन वस्त्रों को अलग धोएं। रोगी व्यक्ति के कपड़ों को अलग बर्तन में उबाल के धोकर धूप में सुखाएं। फटे वस्त्रों को धोने से पूर्व मरम्मत कर लें, अन्यथा वे अधिक फट सकते हैं। कपड़ों में यदि कोई दाग लगा हो तो उसे छुड़ा लें। चुभने या जंग लगने वाली पिन, लोहे की बकल आदि धोने से पहले निकाल लें। कपड़ों में लगा साबुन पूरी तरह पानी से धोकर निकाल लें, अन्यथा यह शरीर को हानि पहुंचा सकता है, कपड़ा कमज़ोर कर सकता है। ठीक है। साबुन ना होने की स्थिति में कपड़े को पानी से धोकर धूप में अच्छी तरह सुखा लें। वस्त्रों की धुलाई के लिए आवश्यक सामान व विधि। कपड़ा धोने से पूर्व उसे पानी या साबुन के घोल में भिगो दें। कपड़ा धोने के लिए साबुन की बट्टी, ठीक है, सर्फ या डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। डिटर्जेंट पाउडर का, ठीक है। पानी से भी वस्त्रों को धोकर उसकी गंदगी दूर कर सकते हैं, किंतु अधिक गंदे होने पर साबुन या सर्फ से ही कपड़े धोएं। सर्दियों में सूती सफ़ेद वस्त्रों को धोने के लिए गर्म पानी का प्रयोग अच्छा रहता है। गंदे हिस्से को ब्रश से रगड़कर साफ करें। कपड़ा पटकने और पीटने से जल्दी फटता है, अतः हाथ और ब्रश से रगड़कर कपड़े धोएं। कपड़े को साफ पानी से तब तक धोएं जब तक कि कपड़े में से सारा साबुन अच्छी तरह ना निकल जाए। फिर नील लगाना। सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से उसकी सफ़ेदी में निखार आ जाता है। नील लगाने के लिए पानी में नील की आवश्यक मात्रा घोल लें। इसके बाद जिस कपड़े में नील देना हो उसे धुलकर घोल में डुबो दें। अच्छी तरह कपड़े को उलट पलट कर सीगिता से घुमाएं, जिससे नील बराबर से पूरे कपड़े में लग जाए। अब निचोड़ कर सूखने के लिए फैला दें। अब कलफ लगाना, ठीक है। वस्त्रों में करापन लाने के लिए मैदा, अरारोट, चावल, साबूदाना को पानी में पकाकर कलफ बना लें। जिन कपड़ों में कलफ लगाना हो उन्हें कलफ के पतले घोल में डुबोकर निचोड़ लें। यदि कपड़े सफ़ेद हों और उसमें नील व कलफ दोनों की आवश्यकता हो तो नील के घोल में ही कलफ डालकर कपड़े को डुबोएं और तुरंत निचोड़ कर फैला दें। तो देखिए, कपड़े धोने, सुखाने और प्रेस करने से उनमें क्या आ जाती है, चमक। ठीक है। फिर धुलाई के बाद वस्त्रों में क्या आ जाती है, सुकड़न। प्रेस करके उसकी सुकड़न दूर कर सकते हैं। सूती कपड़ों को नम करके प्रेस करने से सुकड़न आसानी से दूर हो जाती है। ठीक है। घर के प्रत्येक के सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार वस्त्र धोने में सहायता करें। शरीर पर धारण किए जाने वाले अंतर वस्त्र जैसे बनियान, जांघिया आदि को नित्य धोकर धूप में सुखाएं। बच्चे भी शुरू से ही अपने वस्त्र धोने का कार्य करें, इससे उसमें स्वस्थ आदतों का विकास होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी क्लास 6 की होम साइंस की बुक। इसके बाद मैं आपको क्लास 7, 8, ठीक है, की भी होम साइंस की बुक पढ़ाऊँगी। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।